हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में भी हम लोग 2019 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बचे हुए हैं। ऑलरेडी 26 क्वेश्चंस अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 2019 का ये 27वां क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि Fe+3 जो है वो रिड्यूस होता है Fe+2 में, और आयोडाइड आयन जो होता है वो ऑक्सीडाइज होता है आयोडीन में। एक्वस मीडियम है और E0 सेल दिया हुआ है इसके लिए 0.24 वोल्ट एट 298 केल्विन। हमें बताना है स्टैंडर्ड गिव्ड एनर्जी ऑफ दिस सेल रिएक्शन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है क्योंकि हमें बस डेल्टा जी बताना है और ऑलरेडी E0 सेल दिया है, हमें फाइंड आउट नहीं करना है। अगर फाइंड आउट करना होता तो थोड़ा सा दिक्कत होता। तो यहाँ पे दिया हुआ डेल्टा जी बस पूछा है, तो हम लोगों को गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है जो कि होता है -NFE0 सेल। और इसमें n की वैल्यू बस हमें देखनी है कि कितना n की वैल्यू है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कितना हुआ है n वो होता है। तो n यहाँ पे अगर हमें देखना है तो यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +2 है। तो यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ है? जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है वो 1 का हुआ है, +1 का हुआ है। लेकिन यहाँ पे 2 आयरन है, 2Fe+3, यहाँ पे 2Fe+2 है। तो मतलब एक आयरन का चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट में +1 में हो रहा है, तो 2 आयरन का कितना होगा? दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा। एक आयरन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, तो 2 आयरन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगी जो n की वैल्यू है वो जो होगी वो 2 हो जाएगी। तो -2 इंटू F की वैल्यू हमें पता होती है, फैराडे कांस्टेंट होता है 96500। तो यहाँ से हम लोग 96500 डाल देंगे और E0 जो है क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी 0.24 लिख देंगे। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी -46320 जूल पर मोल। क्वेश्चन में हर जगह किलो जूल दिया हुआ है, तो 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो -46.32 किलो जूल पर मोल हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह के ऑलरेडी कई क्वेश्चंस जेईई मेंस के प्लेलिस्ट में अपलोडेड हैं जो थोड़े इससे अच्छे लेवल के। ये क्वेश्चन इजी था जिसमें E0 फाइंड करने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। अब वो क्वेश्चन देख लीजिएगा, उससे आपके कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में विच इज़ द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी फॉर द ऑर्डर H2E। H2E के लिए हमें थर्मल स्टेबिलिटी बताना है और यहाँ पे जो E है वो डिनोट कर रहा है ऑक्सीजन फैमिली को। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम, सारे के सारे ऑक्सीजन फैमिली को डिनोट कर रहा है। तो हम लोग ये जानते हैं इसमें जो ऑक्सीजन फैमिली में अगर हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी की बात करें तो वो डाउन द ग्रुप जो होता है डिक्रीज़ होता है। ऑक्सीजन यहाँ हुआ, सल्फर हुआ, सेलेनियम हुआ, टेलोनियम हुआ, फिर पोलोनियम हुआ, ये इस तरह रेंज है। तो हम लोग जानते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है डाउन द ग्रुप, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। थर्मल स्टेबिलिटी क्यों डिक्रीज होती है? ड्यू टू He बॉन्ड। यहाँ पे जो E डिनोट कर रहा है वो इन्हीं सबों को डिनोट कर रहा है, क्योंकि He बॉन्ड एनर्जी जो होती है, He बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेज, He बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होती है, इसीलिए थर्मल स्टेबिलिटी भी ऑन गोइंग फ्रॉम अप टू डाउन डिक्रीजेस। तो हमें बस अरेंज कर देना है इसी ऑर्डर में। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा, जो सबसे ऊपर होगा वो होगा, क्योंकि नीचे की तरफ तो डिक्रीज हो रही है थर्मल स्टेबिलिटी। तो सबसे ऊपर ऑक्सीजन है तो H2O जो होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो H2O जो है ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है, तो यहीं से हमें पता चल गया ऑक्सीजन ही होगा। वैसे सब लाइन से अरेंज है, पोलोनियम, टेलुरियम, सेलेनियम, सल्फर और ऑक्सीजन। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल से पूछा गया था, इसमें कोई ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, दोनों ही लर्न करने की ज़रूरत है कि थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है ड्यू टू डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ He बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द जेनॉन कंपाउंड इन कॉलम 1 विद द स्ट्रक्चर इन कॉलम 2। हमें दोनों के स्ट्रक्चर को मैच करना है। पहले भी एक इस तरह के क्वेश्चंस अपलोड है जेईई मेंस के प्लेलिस्ट में। उसमें बोला गया था कि आपको कुछ कंपाउंड के स्ट्रक्चर पता हो तो क्वेश्चन जल्दी अटैम्प्ट हो सकता है, वरना फिर आपको बनाने में, सॉल्व करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो कुछ स्ट्रक्चर याद कर लीजिए जिससे कि टाइम सेव होगा। तो पहला जो स्ट्रक्चर है वो XeF4 है। XeF4। तो जेनॉन का जो वैलेंस सेल होता है उसमें पूरा इलेक्ट्रॉन फिल होता है। जो जेनॉन होता है उसमें जो होता है S2 होता है और P6 पूरा इलेक्ट्रॉन फिल होता है। S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 6 इलेक्ट्रॉन फुलफिल पूरा होता है। और फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, S2 होता है, P5 होता है।
P5 होता है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और जेनॉन जो है वो पूरा उसके पास इलेक्ट्रॉन ही है, उसके पास कोई कमी ही नहीं है। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं जेनॉन, और यहाँ पे से पता चल रहा है कि 4 फ्लोरीन जेनॉन से अटैच है। तो 4 फ्लोरीन अगर जेनॉन से अटैच है तो यहाँ पे इसको एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन जेनॉन का ले लेगा। और टोटल 4 फ्लोरीन है तो 4 फ्लोरीन 4 इलेक्ट्रॉन जेनॉन के लेंगे। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन, तो जो जेनॉन का 4 इलेक्ट्रॉन होगा वो इन्वॉल्व होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में फ्लोरीन के साथ, क्योंकि 4 फ्लोरीन टोटल कंपाउंड में है। तो 4 इलेक्ट्रॉन जो जेनॉन का होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा, तो बचा 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे लोन पेयर में, और एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम करता है, तो मतलब कि इसके पास 2 लोन पेयर होगा। यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर। अब 4 फ्लोरीन बस अटैच कर देंगे। इतना टाइम लगाने से अच्छा होता है स्ट्रक्चर आपको कुछ कंपाउंड के याद हो। तो जो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा वो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, क्योंकि जो 2 लोन पेयर है वो प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे होंगे, और जो 4 फ्लोरीन होगा वो प्लेन पे होगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। तो XeF4 का स्क्वायर प्लेनर होगा। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं XeF6। तो इसमें जो होता है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, जो 6 फ्लोरीन इन्वॉल्व है। एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन जेनॉन का लेगा, तो 6 फ्लोरीन 6 इलेक्ट्रॉन जेनॉन का लेंगे। तो अगर हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर की बात करें XeF6 की, तो XeF6 में जो जेनॉन होगा उसके 6 इलेक्ट्रॉन जो होंगे, क्योंकि 6 फ्लोरीन है और फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन जेनॉन का ले लेगा। 6 इलेक्ट्रॉन जेनॉन का ले लेगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन जेनॉन का बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे विद फ्लोरीन। तो बचेगा कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन जो बचेंगे वो लोन पेयर में इन्वॉल्व होंगे, और एक लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसके पास सिर्फ एक ही लोन पेयर रह जाएगा। तो हम लोगों को एक लोन पेयर बनाना होगा इसका XeF6 का। तो जो XeF6 का स्ट्रक्चर आएगा वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल आएगा। ये Xe हो गया, और यहाँ पे एक लोन पेयर बना लिए। पूरा ऑक्टाहेड्रल की तरह अरेंजमेंट होगा, लेकिन लोन पेयर की वजह से थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6, यहाँ से डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो गया। तो जो XeF6 हो गया उसका जो हो गया डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब नेक्स्ट हुआ XeOF4। तो XeOF4 का स्ट्रक्चर देखें, तो यहाँ से जो 4 फ्लोरीन है, अगर फ्लोरीन का देखें तो ऊपर देखे हैं कि फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होता है। 4 फ्लोरीन है, 4 इलेक्ट्रॉन जेनॉन का ले लेगा। तो जेनॉन का जो 4 इलेक्ट्रॉन होगा वो इन्वॉल्व होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में विथ फ्लोरीन के साथ इन्वॉल्व होगा। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, और ऑक्सीजन का जो हम लोग देखते हैं उसके में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, P4 होता है। तो यहाँ पे जब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो जेनॉन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ऑक्सीजन जेनॉन से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो जेनॉन के होंगे वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होंगे ऑक्सीजन के साथ, बॉन्ड फॉर्मेशन विद ऑक्सीजन। तो जेनॉन के पास अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा? टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा जेनॉन के पास। तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा तो लोन पेयर में इन्वॉल्व होगा। तो मतलब जेनॉन के पास इसमें भी एक ही लोन पेयर बचेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 ले रहा है। तो जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से फ्लोरीन आया, 4 ही फ्लोरीन है, और ऑक्सीजन 1 है, लेकिन एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा ऑक्सीजन के साथ, और एक लोन पेयर है। तो जो इसका स्ट्रक्चर आएगा वो स्क्वायर पिरामिडल आएगा, क्योंकि ऊपर एक लोन पेयर और ऐसे नीचे की तरह पिरामिडल स्ट्रक्चर में होगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो स्क्वायर पिरामिडल होगा। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे XeO4 का स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल होगा। अब XeO3 का स्ट्रक्चर देख लें। तो XeO3 का स्ट्रक्चर जेनॉन है, ऑक्सीजन का हम लोग देखे हैं कि ऑक्सीजन का जो होता है उसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। S में पूरा होता है, P में 4 ही होता है, 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो एक ऑक्सीजन जेनॉन का 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन जेनॉन का लेगा। तो जो 3 ऑक्सीजन है वो जेनॉन के टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो जेनॉन के पास जेनॉन का जो है 6 इलेक्ट्रॉन
इन्वॉल्व है बॉन्ड फॉर्मेशन में विथ ऑक्सीजन, बॉन्ड फॉर्मेशन विथ ऑक्सीजन। तो जेनॉन के पास अब इलेक्ट्रॉन बचा केवल दो इलेक्ट्रॉन बचा, तो दो इलेक्ट्रॉन बचा तो लोन पेयर के लिए इन्वॉल्व हो जाएगा। तो एक लोन पेयर दो इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास एक लोन पेयर भी होगा। तो जेनॉन का स्ट्रक्चर जो होगा कुछ इस तरह होगा, इस तरह होगा। और ये जो स्ट्रक्चर होता है वो पिरामिडल होता है। ऑक्सीजन का भी इसी तरह आप देख सकते हैं कि दो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है जो कि जेनॉन से लेके बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखिए इसके पास दो लोन पेयर इन्वॉल्व होते हैं, दो लोन पेयर होता है इसके पास, क्योंकि ये जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फुलफिल्ड होते हैं वो ऑक्सीजन के भी लोन पेयर की तरह लोन पेयर में होता है। जैसे जिनॉन का हम लोग हर जगह बना रहे हैं कि इसमें एक लोन पेयर होगा, वैसे ऑक्सीजन में भी अगर दो बचे हुए हैं यहाँ पे तो वो दोनों इन्वॉल्व हैं लोन पेयर में। वो बस दिखलाया नहीं गया है क्योंकि वो साइड एटम है, सेंट्रल एटम नहीं है। वरना जैसे जेनॉन का हम लोग लोन पेयर निकाल रहे हैं वैसे ऑक्सीजन का भी लोन पेयर हर एक कंपाउंड में होता है। तो आप चाहे तो इन चारों का स्ट्रक्चर भी ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, जिससे कि आप जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।